नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी शुरू हो चुकी है। जी हां, नरेंद्र मोदी 3.0 इज ऑन। पहला निर्णय भी लिया जा चुका है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिजली पानी के साथ घर दिया जा रहा है। तो विपक्ष कह रहा है कि पॉपुलिस्ट डिसीजन है, लोकप्रिय निर्णय है। अरे तो किसने मना किया? नहीं है, बिल्कुल है। क्यों नहीं होना चाहिए क्या? पूछता है भारत कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विपक्षी नेताओं से, क्या टैक्स स्लैब बढ़ा देना चाहिए था नरेंद्र मोदी को या निर्मला सीतारमण जी को? बता दीजिए। अगर कोई और नेता होता तो क्या वो कोई पॉपुलिस्ट डिसीजन नहीं लेता? लेता, सब लेते। अब बनेगा गरिमा जी, 3 करोड़ पहले, 1.25 करोड़ ज्यादा बनना चाहिए। लेट्स बी प्रैक्टिकल। हर प्रधानमंत्री का पहला निर्णय वो हिस्टोरिक करना चाहते हैं, ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनता को एक मैसेज दे सके और इसीलिए ये हुआ। मोदी 3.0 की कैबिनेट की पिक्चर बिल्कुल साफ है। कौन कहां बैठा है, शतरंज के मोहरों की तरह साफ साफ दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और बाकी सब, ये सब जो आप देख रहे हो ने, सिर्फ एक बड़ा फर्क है जिसके बारे में बात सभी कर रहे हैं, लेकिन आज समय है उसको एनालाइज करने का, और वो है ये घटक दल टीडीपी और जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। द ग्राफिक ऑन एयर प्लीज। ये दोनों घाघ नेता हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों। इसलिए इन दोनों को लेकर बहुत बातचीत चल रही है, बहुत ज्यादा, कि कैसे ये काबू में आएंगे, कैसे ये दो बेकाबू नेता काबू में आएंगे। तो नीतीश और नायडू को अगर कोई काबू में ला सकता है तो वो नरेंद्र ही है, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आप समझिए ये एन फैक्टर की बात। नरेंद्र मोदी ही नायडू और नीतीश कुमार को काबू में लाए हैं। और देखिए आप पोर्टफोलियोज को, कैबिनेट के पोर्टफोलियोज को देखिए। नायडू और नीतीश को लिमिट में रखा, लिमिट में रखा है कैबिनेट। ऐसा नहीं है कि बीजेपी 272 से कम थी तो नीतीश ने रेल मांगा तो रेल दे दिया, टीडीपी ने फाइनेंस मांगा तो फाइनेंस दे दिया। ना, बिल्कुल नो। अभी भी मोदी और शाह की जो फंक्शनिंग है, जो क्रियान्वयन का जो तरीका है, दैट्स ऑन। उनकी कार्य प्रणाली बदली नहीं है। और सरकार के अंदर बैठे कई लोग या बाहर भी जो हैं सवाल उठा रहे हैं, बट दे आर स्टिल रोलिंग और बहुत स्मूथली फंक्शनिंग हो रही है अभी। हां, लेकिन आत्ममंथन करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप कैबिनेट बना लें, बिल्कुल ठीक है, तो आप ये भूल जाएं कि आप 272 नहीं पहुंच पाए। आपने 400 का वो गुगली फेंकी थी, लेकिन 300 छोड़िए, 272 भी नहीं। तो आत्ममंथन तो होगा। हर चीज का एक सही समय होता है। देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। और अगर आपका ध्यान मैं अगले इस बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के महत्वपूर्ण वक्तव्य पे लाऊं, और मैं लाना चाहता हूं, और वो वक्तव्य है गरिमा जी संघ प्रमुख मोहन भागवत का। और मैं चाहता हूं अगर आपने वो बाइट निकाली और मैंने कहा था धीरज से, तो चला दीजिए 30 सेकंड। क्या कहा मोहन भागवत ने, और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। ये सुनिए और फिर थोड़ा अपना दिमाग खोलिए। मोहन भागवत। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। ये भाव, ये शब्द, ये शब्दावली, वोकैबुलरी मोहन भागवत की है, संघ प्रमुख की है। समझ लीजिए।
समझ लीजिए कई बार इशारे काफी होते हैं। वो साफ है कि इस बार वी आर वॉचिंग, वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं, ऊपर वाला सब देखता है, ये कहते हैं ना। तो बीजेपी के पॉलिटिकल आइडियोलॉग तो आरएसएस है और आरएसएस सब देख रहे हैं। तो आत्ममंथन नहीं होगा तो करा दिया जाएगा और विश्लेषण भी होगा। यूपी का कर्मा जी वो ग्राफिक, बंगाल का, महाराष्ट्र का, बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दर्शकों उत्तर प्रदेश से आया है। और ये मोदी और योगी दोनों भलीभांति जानते हैं, भलीभांति समझते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने बाबा की पीठ थपथपाई, सेंट्रल हॉल में थपथपाई, लेकिन बहुत लोग हैं दिल्ली और लखनऊ में, राहुल देव जी, विजय त्रिवेदी जी, आप जानते हैं, जो इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि बाबा हल्का सा तो कमजोर पड़े और वो पीठ में छुरा या वार कर दे। लेकिन कोई और नहीं बल्कि जब नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हो, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। तो कौन क्या कर लेगा जब मोदी खुद योगी के साथ खड़े, और उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता इफ मोदी एंड योगी आर टुगेदर। अंदरूनी राजनीति हर जगह होती है, लेकिन बीजेपी के नंबर तो कम हुए हैं। यूपी से भारतीय जनता पार्टी 765 सीटों की उम्मीद में थी, आए कितने? आधे। तो जिम्मेदार कौन? पूछता है भारत। ऐसा नहीं है कि बाबा से सवाल नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि केंद्र के जो लोग जिम्मेदार थे उनसे बात नहीं होगी। सवाल बाबा से भी होंगे और सवाल केंद्र के नेताओं से भी होंगे जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और वो सवाल कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी खुद पूछेंगे, क्योंकि अब उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आपने सुना संघ प्रमुख को। ऐसा ही महाराष्ट्र में जिम्मेदार कौन? 3 पार्टियां, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे। पश्चिम बंगाल कौन जिम्मेदार है? आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते थे, हुआ क्या? गलती किसकी? पूछता है भारत, पूछता है भारत भाई, क्योंकि आप सरकार बना रहे हैं, बहुत स्मूथली चला रहे हैं, नीतीश नायडू को आपने काबू में किया हुआ है। अमित शाह चंद्रबाबू नायडू से इस समय मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं आप पैनल खोल दीजिए, पैनल खोल दीजिए। आप विजय जी को ले आइए, राहुल देव जी को ले आइए, सुधांशु त्रिवेदी को ले आइए, भाटी जी को ले आइए, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, विजय जी, अमित शाह पहुंच गए हैं आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू से। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होना है। उससे पहले बताया जा रहा है 18 से 20 पोर्टफोलियो चंद्रबाबू नायडू को स्टेट में दिए जा रहे हैं, बीजेपी के 2। तो ये तो साफ है कि सेंटर में हमें करने दो, स्टेट में तुम करो। लेकिन जहां जहां बीजेपी को नुकसान हुआ है उसकी बात तो करनी पड़ेगी। और मोहन भागवत जी के इस कमेंट को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी शब्दावली, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बदला हुआ। दे आर ऑल इंडिकेशंस। विजय जी, सुधांशु जी को भी। ऐश्वर्या, आपने बिल्कुल ठीक तरीके से पहचाना है, मर्ज को भी बिल्कुल ठीक तरीके से पहचाना है। और संघ प्रमुख को और आरएसएस को, बीजेपी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की आत्मा के तौर पे देखा जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि वो ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वो ऊपर वाला सब देख रहा है। और संघ प्रमुख ने जिस तरह से जिन बातों का जिक्र किया, मणिपुर का जिक्र किया, वो तो है ही। उसके बाद उन्होंने कहा कि इवॉल्व द कंसेंसस। उसके बाद उन्होंने कहा कि अहंकार छोड़ना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण है। और मंथन भी होगा। जो हार हुई है, मतलब हार का मतलब जो नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह का नुकसान हुआ, आधी सीटें आपकी रह गई। और यदि बीएसपी को वो 16 सीटों पर जो वोट मिला है वो विनिंग मार्जिन से काफ़ी ज़्यादा है। अगर बीएसपी कहीं इधर इंडिया गठबंधन के साथ होती तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होती, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, तो इस सब पर तो मंथन होना चाहिए। और वो अहंकार भी छोड़ना चाहिए। खासतौर से संघ प्रमुख ने जो बात कही कि चुनावों में जो बात हुई उस कटुता को नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कटुता खत्म हो जाए और अब आगे बढ़ा जाए। लेकिन ये बात साफ है कि ये सरकार 5 साल गिरने वाली नहीं है, कमज़ोर होने वाली नहीं है और हिलने डुलने वाली भी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के हैं आंध्र प्रदेश में और जेडीयू बिहार में है, उन दोनों को अपने अपने राज्यों में अपनी सरकार चलाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। इसलिए उनकी टर्म्स कंडीशंस नहीं चलेगी। वो मंत्रिमंडल में भी आपने देख लिया कि जो सीसीएस के 4 मंत्रालय हैं वो यहाँ पर है। और इतनी भारी भरकम सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 4 पूर्व अध्यक्ष और 6 पूर्व मुख्यमंत्री हों,
और उसके ऊपर 7वें पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो इस सरकार को चलाने पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें सबको साथ लेकर आना चाहिए। ये न्यूक्लियर फैमिली से अब जॉइंट फैमिली बन गई है, ये इस सरकार को चलाने वाले न्यूक्लियर से जॉइंट बन गए, टॉल वाली विंडो गरिमा जी। बिल्कुल, लेकिन मैं राहुल देव जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद सुधांशु जी आप एक साथ दोनों के साथ दोनों का आप जवाब भी दे सकते हैं और आपके ओपनिंग कमेंट्स भी। राहुल जी, नीतीश और नायडू दे बोथ, ये मतलब ये दोनों मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन इनको संभाल भी नरेंद्र मोदी ही सकते हैं। और जिस तरह से सेंटर में आप देखिए पोर्टफोलियो डिवीजन हुआ है, तो कोई बहुत खास या कोई हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो नहीं है, उनको कंटेन किया गया है। इसका मतलब स्टेट में चंद्रबाबू नायडू को फुल फ्रीडम दी जाएगी एंड चंद्रबाबू नायडू इज ओके विद इट, वो उसके साथ ठीक है। नीतीश कुमार को कैसे हैंडल किया जाएगा वो देखना है। राहुल जी और फिर सुधांशु। मुझे लगता है नहीं कि कोई समस्या होगी इन दोनों को हैंडल करने में। सभी लोग अनुभवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, जानते हैं कि अब इस तरह के जनादेश के बाद उनको आगे की राजनीति अपने अपने प्रदेशों में करनी है और वहाँ पर भी उनको बीजेपी के समर्थन की और सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं, कोई कारण मुझे नहीं दिखता जिसके कारण वो इस सब शुरुआत जो हुई है इसको वो भंग करने की या इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। कोई अनहोनी बात हो जाए तो वह एक अलग बात है। तो मुझे उनकी सरकारों की स्थिरता में, उनके इस गठबंधन में रहने के बारे में भी कोई संदेह और शंका नहीं है। तो वो अब सब इतने अनुभवी लोग हो गए हैं कि उनसे ये मानना कि वो कि वो कुछ इधर उधर करेंगे, ऐसा है नहीं। अगर उन्होंने लेकिन राहुल जी स्वीकार की है, सोच समझ के की है। और अब हाँ, मैं आपके इसी पॉइंट को लेके सुधांशु जी के पास जा रहा हूं कि कई बार जब सारे ही हैवी ड्राइवर हो जाते हैं, जब सारे ही इतने अनुभवी हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात सुधांशु जी, एवरीवन इज टू एक्सपीरियंस। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये सब, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सब इतने हैवी कि कई बार जब इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स एक साथ आते हैं या तो कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे अभी विजय जी ने कहा, मतलब राहुल देव जी इज नॉर्मली वेरी क्रिटिक, वो मतलब बहुत माइन्यूटली क्रिटिक भी करते हैं और आप लोगों की बहस भी होती है, लेकिन अभी वो भी कह रहे दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार ये होता है, ये बड़े बड़े लोगों को मैनेज करने में कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। सुधांशु जी। देखिए, ये विचार जी विपक्षी दल अपने हिसाब से रख सकते हैं, परंतु जहां तक आपने कहा मैनेज करने की समस्या, तो मैं बताना चाहता हूं इंडी गठबंधन की 232 सीटें जो गिनाई जा रही हैं, आज तो 250-52 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं जी। पश्चिम बंगाल की 42, पंजाब की 13 यानी 55 और केरल की 20, 75 सीटों पे तो एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। इसमें तकरीबन 50 सीटें तो एक दूसरे से लठ बजा के आए हैं। तो मजे की बात यह है कि वो टेक्निकली तो दिख रहे हैं एक साथ, परंतु उनके राज्य में तो एक दूसरे के विरुद्ध और कहीं कहीं पर तो खूनी संघर्ष भी हुआ है। मतलब पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी आरोप है कि उनकी भी हत्याएं हुई और अधीर रंजन चौधरी ने कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। अब याद करिए, पिनारी विजयन ने ओपनली बोला था कि भाई राहुल गांधी जी क्यों केरल से लड़ रहे हैं, उनको बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड से जाके लड़ना चाहिए, कम्युनिस्टों से क्यों लड़ रहे हैं। तो यहां तो हकीकत है। और आप देखिए, अभी हमारे ऊपर तो सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि कांग्रेस से गठबंधन खत्म, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में जो गठबंधन था लोकसभा तक के लिए था, तो वहां लड़े हैं और पहला बिखराव दिख गया है। उसके बावजूद सवाल एनडीए से हो रहा। और जिन दो लोगों के बारे में बात हो रहा, राहुल जी ने सही बात कही, अच्छी बात कही। देखिए, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी दोनों बहुत अनुभवी और परिपक्व लोग हैं। और अगर आप देखें तो जेडीयू पिछले 29 सालों में, 1995 में हमारा गठबंधन हुआ था, 26 साल बीजेपी के साथ रही है। 1.5 साल के 2 इंस्टिंक्ट छोड़ दिए जाएं। हमारी 3 सरकारें एनडीए की रहीं, तो चंद्रबाबू नायडू जी हमारी 2 सरकारों में, यानी अटल जी की सरकार और मोदी 1 में हमारे गठबंधन सहयोगी रह चुके हैं। तो इनसे भी हमारा पुराना वो रहा है। और अगर आप देखें तो आंध्र और बिहार दोनों की सरकार में भी हम उनके साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंस है कि वो सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। हमारा उनका संबंध राज्य में भी है। और हम तो एक और बात भी कह रहे हैं, हम तो ओपनली कह रहे हैं कि राज्य में हम मिलकर लड़ेंगे। आज क्या कोई कांग्रेस का नेता ये कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे? और अब आप यही देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कहा वो 403 विधानसभाओं में यात्रा निकालेगी। अब ये बताइए 403 में निकालने का क्या मतलब है? और ये जानते क्या हो रहा है, जिस फैक्टर ने इनको जोड़ा था
अब वही इनके लिए समस्या बनेगा। साफ शब्दों में कह रहा हूं, मुस्लिम वोट को एक साथ लाने के लिए सपा और कांग्रेस एक हुए थे। अब जो कांग्रेस का राइज हुआ है ना, वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, सपा के लिए है। क्योंकि अब क्या होगा कि वो जो जिसे ऑन द लाइटर नोट कहूं कि वो मुस्लिमों से कांग्रेस कह रही है देख मैं तेरा आशिक पुराना, तो सपा कहेगी अरे देख तो मेरा याराना जो मैंने पिछले 20 साल से निभाया। तो अब चुनौती इस बात की है कि कहीं वो पुराने आशिक की आशिकी जाग गई तो इनके हाथ से न चली जाए जो 90 के दशक में सपा ने कांग्रेस से छीना था, कहीं कांग्रेस का राइज देखकर वो वापस न चला जाए। अन्यथा हमारे भाटी जी भी समझदार लोग हैं और वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो ये बता दें कि 403 विधानसभाओं में कांग्रेस की यात्रा को वो किस रूप में देखते हैं, फिर हमसे बात करें। हमारे यहां तो सारी चीज स्पष्ट हमने कह दिया, हम मिलकर भी लड़ेंगे और साथ साथ हैं सीटों के बंटवारे सारे फार्मूले। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं। ये बात हमने कर्नाटक में भी यही हुआ था, तो उसके बाद हमने ये बात की थी कि कांग्रेस का राइज यानी रीजनल प्लेयर का डिमाइस है। ये वाली बात हमने की थी कि जैसे जैसे कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त जाएगा, रीजनल पार्टीज किसे चितरेगा, बिल्कुल वो हुआ। लेकिन सुधांशु जी प्रॉब्लम ये है, एक लाइन कह दूं, आप दो लाइन कह दीजिए, आप बोलिए। कर्नाटक में कांग्रेस का राइज और क्षेत्रीय दल बीआरएस का क्षेत्रीय दल जेडीएस का डाउनफॉल हुआ, और तेलंगाना में कांग्रेस का राइज और बीआरएस का डिक्लाइन हुआ। हाँ नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ, क्योंकि दोनों का आपको दिक्कत, आपको इतनी चिंता समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी को चिंता बीजेपी की। मैं आपसे आपकी बात पूछ रहा हूं, यूपी में क्या हो गया आप बताएं। मोहन भागवत जी ने, बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग है आरएसएस, मोहन भागवत जी ने जो कहा, आप उसको विजय जी को भी लाइए, विजय त्रिवेदी ने भी जो कहा, आप उसको भी एनालाइज कीजिए। मोहन भागवत जी का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है सुधांशु जी, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है पैनल पे, और वो क्लियरली कह रहे हैं, एक एक शब्द उनका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वोकैबुलरी, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सुधांशु जी विद द ग्राफिक। हाँ बिल्कुल, मोहन भागवत जी ने बहुत सी बातें कही, उसमें गंभीर बात जानते हैं क्या है? क्या? चुनाव युद्ध की तरह नहीं लड़ा जाना। ये कौन लोग थे जो वोटिंग से एक दिन पहले कह रहे थे भयंकर प्रतिकार होगा, लाठी डंडे लेके आना और घेराव करके रखना, ये क्या था भाई? और जिस ढंग की भाषा प्रयोग की गई वो तो अलग बात थी। तो ये था। दूसरा, उन्होंने कहा झूठ के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए, तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये सच था या झूठ था? और मैं एक और बात कहता हूं झूठ के बाद, अब तो चुनाव समाप्त हो गए ना। हमने जो कहा करा, मोदी जी ने पहला निर्णय लिया कैबिनेट में आके कि किसान सम्मान निधि के 17,000 रुपए 17वीं किस्त जारी की, जो 6,000 रुपए देने का वादा था हमने दिया। पर इन्होंने कहा था ना बस हमारी सरकार बनी और 8,500 रुपए महीना खटाखट आएंगे, तो चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई। जहां पे सरकार है वहां दो ना खटाखट, पंजाब में, बंगाल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में खटाखट दीजिए। नहीं है केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो है, 8,500 नहीं 6,500 दीजिए। खटाखट क्यों नहीं दे रहे मेरे भाई? अच्छा चलिए, अब ये कहेंगे उसके लिए पैसे की समस्या है, जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो जब ये कहा था राहुल गांधी जी ने कि मैंने नीतीश कुमार जी से कह दिया देखो भैया जातिगत जनगणना तो बिहार में करानी पड़ेगी, वैसे वो जातिगत सर्वे था, जनगणना नहीं थी। तो अब जो हमारे आरजेडी के लोग बैठे हो बता दें, नीतीश जी के ने कहने मतलब आरजेडी और जेडीयू का निर्णय था या राहुल गांधी कहने? चलो राहुल गांधी कहने था तो खट से करवाइए, हिमाचल में करवाइए, दिल्ली में सर्वे कराइए ना, बंगाल में कराइए, और कर्नाटक में तो करा धक्का है, रिलीज करिए। यह है झूठ के आधार के ऊपर बोल के आना। इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता का प्रतीक है हम, और यह विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। जो इन्होंने खटाखट कहा वो इनकी प्रतिष्ठा खटाखट ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, खटाखट ध्वस्त होती जा रही है। भाटी जी और रत्नाकर जी दोनों के पास आ रहा हूं। रत्नाकर जी ऑडियो आ रहा है आपको? भाटी जी ऑडियो आ रहा है? एक एक करके जो पहले बोलना चाहे आप दोनों में से। एकदम आ रहा है जी, एकदम आ रहा है सर। बोलिए भाटी जी। मिल रहा है, बोलिए भाटी जी, पहले आप बोल लीजिए, बोलिए। नहीं मुझे तो जब सुधांशु जी बार बार सफाई दे रहे थे कि हम सब गठबंधन के दल एक हैं, टीडीपी से जेडीयू से हमारा कोई मतभेद नहीं है, मुझे तो वो फिल्म का गाना याद आ रहा था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आपसे सफाई मांगी किसने है? हमने कोई सवाल उठाया कि आपके बीच मतभेद हैं? अगर आप सफाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आग है जिसमें से धुआं उठ रहा है। धुआं इस बात का सबूत है कि कहीं आग है, कहीं ना कोई दिक्कत है। मोहन भागवत जी ने जो दो बयान दिया है
ऐश्वर्या जी, मोहन भागवत जी ने 3 बातें कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि देश की जनता ने अपना आदेश दे दिया है, उसे समझो। देश की जनता ने जनादेश दिया है, स्पष्ट क्या दिया है उसे समझो। दूसरी बात उन्होंने कही है, किसी व्यक्ति को एक घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने एक काम किया या मैं ये हूँ। सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सब पूरी सरकार काम करती है, किसी एक आदमी का काम नहीं होता है। किसकी तरफ इशारा है? या तो ऐश्वर्य कपूर और सुधांशु त्रिवेदी नहीं समझ रहे होंगे, पूरा देश तो समझ रहा है कि मोहन भागवत का किसकी तरफ इशारा है कि घमंड मत करो। और तीसरी बात उन्होंने कही कि 1 साल से मणिपुर शांति की प्रतीक्षा में है, 1 साल से मणिपुर जल रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं मोहन भागवत? किसने मणिपुर की उपेक्षा की है? किसने मणिपुर पर नहीं बोला, एक बयान तक नहीं दिया? कौन मणिपुर नहीं गया? विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, मोदी जी मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते, मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाते? अब तो जो विपक्ष कह रहा था, आरएसएस भी वही कहने लगा, संघ भी वही कहने लगा। इन कमजोरियों को, इन असफलताओं को कब तक छिपाओगे? और जितना छिपाओगे उतना हमें लाभ है। ये मैंने शायद कभी सोचा नहीं था और समाजवादी पार्टी राहुल जी और विजय जी कहेगी कि हम और संघ एक ही चीज सोच रहे हैं। बट ठीक है भाई, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, इस चुनाव में बड़े केवल 10 अच्छे सेकंड और जवाब विचित्र दीजिए। दृश्य भी दिखे। इसका मतलब ये कतई नहीं है विचारधारा हम और संघ एकदम। देखिए, इस चुनाव के जवाब आ रहा है। हाँ, लेकिन देश की कोई समस्या है तो उस पर सबको देखिए, इस चुनाव ने बहुत बढ़िया दिखाया, ये एकमात्र चुनाव था भारत के इतिहास का। एक लाइन बोल लूं राज? बोलिए साहब। भाटी जी, इस चुनाव ने देश की जनता को एक बड़ा बढ़िया दृश्य दिखाया। ये एक ऐसा चुनाव था जहां दोनों पार्टियों के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा था, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। मतलब ऐसा आपने अद्भुत नजारा कहीं नहीं देखा होगा। और उसके बाद देखिए कितना मजेदार नजारा सामने आया कि भाटी जी का भाव देखिए और कांग्रेस के लोगों का भाव देखिए। जो संघ को कोसते नहीं सकते थे, जो संघ को आतंकवादी संगठन कहने का प्रयास करते थे, आज ऐसा लगता संघम शरणम गच्छामि हो गए, संघ को साधुवाद दे रहे हैं। इसे कहते हैं, देखिए कैसा वक्त बदलता है और वक्त बदलने के साथ तासीर और फितरत कैसे बदलती है। ये दृश्य देखना मैं विचित्र के साथ साथ सुखद भी मानता हूं। बिल्कुल। रत्नाकर त्रिपाठी, आप भी यही बोल रहे हैं क्या कि आपकी और संघ की सोच एक हो गई? त्रिपाठी जी, विजय जी आ रहा हो, राहुल जी आ रहा हो, उसके बाद त्रिपाठी जी। नहीं, पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को सरकार बनाने के लिए बधाई दूंगा जी। और मुझे तो उम्मीद थी कि वो मंत्री ली होंगे। शायद हम लोग का भी बात होता भाई कि जिससे हम झगड़ते हैं वो आज मंत्री हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। और जहां तक सुधांशु जी आपने भी बात बोली ना, संघम शरणम गच्छामि, कतई संघम शरणम न गच्छामि, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन जो चीज आप कर रहे हैं, आप कितना आप खराब, मतलब आप खिजला के बोल रहे हैं संघ के बारे में। आपने पहले बोला संघ की जरूरत नहीं है, फिर अब बोला संघ के बारे में। मणिपुर के लिए जब पूरे पार्लियामेंट लड़ रही थी तब साहब आ नहीं रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आज तो बोल दिया भागवत जी ने, फिर मजाक उड़ाइए। आप अभी तक दोष गिना रहे थे ना, हम बंगाल में लड़े, हम ममता से लड़े, हम उधर लड़े, हम सपा से लड़े। अरे भाई, आप और आरएसएस जाने कब से कह रहा है आपसे कि हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। आप मान ही नहीं रहे हैं। और झगड़ा कहां हो रहा है, भूल जा रहे हैं क्या सरकार? राहुल जी, झगड़ा तो आपके यहां हो रहा है। संजीव बालियान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि संदीप सोम ने मुझे हराया। संदीप सोम जो है वो सभा का प्रचार कर रहे थे। ये क्या झगड़ा है? क्या ठाकुरों को खदेड़ने के लिए जो आप लोग ने रणनीति बनाई उसके चलते संगीत सोम है? आप मुझे इस बात को बताइए। अरे मोहन भागवत ने तो आपको सीख दे डाली है। जो सर्वश्रेष्ठ बात उन्होंने बोली ना, आपके लिए बोली, हमारे लिए नहीं। हम तो हमेशा से सोचते हैं कि आप विपक्ष के प्रति सकारात्मक विपक्ष का काम करेंगे, लेकिन आप नहीं करते हैं। आज मोहन भागवत जी ने कहा इस बात को कि सरकार को यह चाहिए कि विपक्ष को प्रतिपक्ष समझे, दुश्मन ना समझे। और अभी आप जो संविधान की बात करें जी, जिस दिन मोदी जी गए ना, वो संविधान को उन्होंने ऐसे उठा के सर पे लगाया, सर झुकाया नहीं संविधान पे। संविधान के प्रति आपकी निष्ठा उसी दिन समझ में आ गई। मान्यवर, आप इस चीज से निश्चित रहिए। आपने सरकार इसलिए नहीं बनाई है, ईश्वर ने आपकी सरकार इसलिए नहीं बनवाई है कि आप चलाएं, इसलिए बनाई है कि आपकी जो पूर्णतः कलई है, जब वो खुल जाएगी तो ये राष्ट्र
अमनो अमान से चैन से रह पाएगा सुधांशु जी? अच्छा। इस बात को आप याद रख लीजिए। आप चाहे जितना अरे आप कहते हैं बहुत काम किया। जब पहली बार आप आए यूपी में 73 सीट पाए, दूसरी बार आए 62 सीट पाए, इस बार कितनी सीट पाए सर? कांग्रेस को कोसते हैं कम हुए। विजय जी यही पॉइंट है। जो राजनीति की भारत बीजेपी का ये जो परफॉर्मेंस है, जो 272 तक नहीं पहुंचे, मरते जा रहे हैं। इसीलिए विपक्ष को मौका मिला। और आज जो मोहन भागवत जी का जो कमेंट आया, उसके बाद विपक्ष को मौका मिल गया ना। भाटी जी, रत्नाकर जी, कांग्रेस के सभी नेता, राहुल जी, सब उठा के वो देखो। मोहन भागवत जी को आप लोग सब इज्जत देते हैं, सबसे सीनियर आदमी आरएसएस के, संघ प्रमुख है। अब उन्होंने कहा फॉलो करो, तो बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा डिलेमा में आ जाती है कि ये क्या हो गया। उनको इंट्रोस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोहन भागवत डिक्टेट भी कर रहे हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं। ऐश्वर्या बिल्कुल जी, ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे कहा आपने कि वक्त बदल रहा है, सुधांशु जी ने भी जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी और रत्नाकर जी भी संघ को याद करें, वो तो वक्त बदल रहा है। लेकिन उससे भी हैरानी यह है कि सुधांशु जी याद नहीं कर रहे कि संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं। जिन शब्दों को, जिस भाषण को उन्होंने जिक्र किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो संघ के वर्ग में नागपुर में कहा गया है। संघ के वर्ग में नागपुर में कहने का मतलब संघ की फ्यूचर लीडरशिप को वो संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। आसान बात नहीं है, उसको ध्यान दीजिए। और एक एक शब्द, अहंकार, मर्यादा, कंसेंसस, प्रतिपक्ष, व्यवहार और मणिपुर, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और एक चीज़ और याद दिलाऊं, आपको याद हो ऐश्वर्य कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था। यदि उसको भी भारतीय जनता पार्टी और सुधांशु जी तो बहुत विद्वान लोगों में से, मैं रत्नाकर जी की इस बात से सहमत हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि सुधांशु जी जैसे वरिष्ठ और विद्वत लोग इस सरकार में होते तो अच्छा लगता, राहुल जी ये भी अच्छा लगता। आपके मित्र हैं तो आप भी कोशिश करते हैं ऐश्वर्या, है ना। लेकिन सर वो पत्रकारों का कोशिश करने का जमाना चला गया सर। सुधांशु जी का मतलब सर वो पत्रकारों का कोशिश करने का टाइम था सरकार का, सुधांशु जी वो समय चला गया। अब यहाँ पे तो मंत्रियों को सर कैबिनेट बुला के अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूं। सुधांशु जी मित्र हैं, आपका पोर्टफोलियो ये, आपका वो। बहरहाल सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। राहुल जी आ रहा हूं सर उसके बाद सीधा सुधांशु जी। लेकिन ये बीजेपी के इंट्रोस्पेक्ट करने का जी ने जो बात कही, और देखिए राहुल देव जी ने जो बात कही है, देखिए एक गंभीर बात हो रही है। वो बात पहले तो मैं ऑन द लाइटर नोट कह दूं, ऐश्वर्य जी दादा बिल्कुल आपने सही कहा। एक दौर था एक सरकार में, कोई कारपोरेट लॉबिस्ट जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे, वो पत्रकारों से चर्चा करते हुए पाए जाते थे कि ये डिपार्टमेंट उसको मिल जाए तो कैसा रहेगा। फिर वो कहते थे नहीं ऐसा नहीं वैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ट्राई करेंगे और बात करके बताएंगे। खैर वो अब दौर नहीं है, मगर मैं अब इस विषय पे आता हूं। देखिए राहुल देव जी भारत के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित और सीनियर पत्रकारों से जिन्होंने बहुत लंबे समय से देखा। विजय जी को तो मैं जानता हूं, इन्होंने तो संघ को अंदर तक से देखा हुआ है। विजय जी ने बिल्कुल सही बात कही, पर मोहन भागवत जी ने कहां बोला है? ये तो अभ्यास वर्ग में बोला है, जो संघ के अंदर के प्रचारकों के लिए होता है। जो संघ प्रमुख का भाषण पब्लिक के लिए होता है वो स्थापना दिवस पर विजयदशमी के दिन होता है। विजयदशमी के दिन सरसंघ चालक का जो संबोधन होता है वो जन सामान्य के लिए होता है, वो सिर्फ संघ के लिए नहीं होता। अभ्यास वर्ग के अंदर संघ के पदाधिकारियों और प्रचारकों के लिए बोला जाता। वहां तो बिल्कुल सही बात है, वहां तो कभी व्यक्ति के बारे में बोले ही नहीं जाता, यहां तक कि ताली बजाने की मनाही होती है। हम लोग कहा जाता था कोई अच्छी बात बोले तो कहो उत्तम 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 भाई, सुंदर 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 भाई। इसीलिए हमारे यहां गुरु भगवा ध्वज को माना गया। इवन गुरु गोलवलकर जी के बाद से हुआ भाई गुरु भगवा ध्वज है, डॉक्टर हेडगेवार भी नहीं है। तो वो संघ के अभ्यास वर्ग में संघ के लोगों के लिए, मगर बहुत अच्छी बात है कि संघ के अभ्यास वर्ग में प्रचारकों के लिए, स्वयंसेवकों के लिए जो बातें कही जाती हैं, अगर उनका थोड़ा बहुत भी प्रभाव हमारे विपक्षी दलों पे आने लगा है, मैं इसे बहुत सकारात्मक संकेत मानता हूं। और संघ का शताब्दी वर्ष अगले वर्ष आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 100 साल में 4 पीढ़ियों की जो ये तपस्या थी, इसने कुछ ना कुछ तो अपना प्रभाव डाला ही है। तो मुझे लगता है कम से कम अगर इस ढंग से सकारात्मक ढंग से सोचना शुरू किया तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, जहां तक हमारा और संघ का संबंध है, तो मैं एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं, प्लीज बोलिए। अगर कुछ लोगों को इस बात को लेकर कोई गिला शिकवा है कि संघ से आपका रिलेशन क्या है, तो मैं इसे एक शेर में कह देना चाहता हूं, तू ये कहता है कि हम रिश्तों की दुहाई देंगे, तू ये कहता है कि हम रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे। हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। जवाब दे रहे राहुल जी। सर
सुधांशु जी भी जानते हैं और मेरे दूसरे मित्र भी जानते हैं कि मैं खुद वर्षों दशकों तक संघ में रहा हूँ। एक संघ में शब्द आता है संघायु, तो मेरी खासी रही, अब नहीं हूँ लेकिन रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत संघ को मैं भी जानता हूँ। एक समय था जब संघ प्रमुख अलग अलग जगहों पर अलग अलग श्रोता वर्गों के लिए अलग अलग बातें और कहते थे और संदेश देते थे, लेकिन इस समय ये कल्पना करना या ये कहना या मानना कि सरसंघ चालक कहीं भी बोलते हैं बंद कमरे को छोड़कर, जहाँ पर मीडिया होता है, जहाँ पर सोशल मीडिया होता है, जहाँ रिकॉर्ड की जाती है, जहाँ प्रसारण होता है उनके भाषण का, तो वो संदेश पूरे समाज के लिए होता है, वो केवल स्वयंसेवकों के लिए नहीं होता। तो ये पहली बात तो ये मेरी असहमति है। और मैं समझता हूँ कि दो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो भागवत जी ने जो कहा उसका संदेश तो बहुत ही स्पष्ट है सरकार और बीजेपी के लिए, सभी के लिए है, लेकिन विशेष तौर पर इनके लिए। और ऑर्गेनाइज़र क्या है हम सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे और सुधांशु जी के मित्र रतन शारदा जी का एक बड़ा लेख, बहुत सुंदर लेख छपा है, उसमें साफ साफ कुछ बहुत खरी खरी बातें कही गई हैं, जिसमें एक ये भी था कि भाई इस बार बीजेपी के लोगों ने, नेताओं ने संघ के स्वयंसेवकों के पास जाकर उनका सहयोग लेने की भी ज़रूरत नहीं समझी। मुझे याद आ रहा है नड्डा जी का एक इंटरव्यू में कही गई बात कि अब संघ की उतनी ज़रूरत, शायद उनका भाव ये था कि बीजेपी को नहीं रही। मैं समझता हूँ कि भागवत जी के भाषण को बहुत महत्वपूर्ण है, उसको थोड़ा ज़्यादा गहराई और गंभीरता से हमें उसका विश्लेषण करना चाहिए। वो विपक्षी दलों के लिए नहीं है, वो केवल स्वयंसेवकों के लिए नहीं है, वो संदेश सीधे सरकार और बीजेपी के लिए है, और वो प्रधानमंत्री के लिए भी है। झूठ की बात अभी हो रही थी, मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस में, 2 भैंसों में से एक भैंस ले लेंगे, आपके सोना चांदी निकाल के वो मुसलमानों में बांट देंगे। ये सारे झूठ किसने कहे इस पूरे चुनाव अभियान में? बार बार प्रधानमंत्री जी ने। अहंकार की बातें किसने कही? मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, ये सब किसने कहा है? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने गलत बातें नहीं कही हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने ऐसी बातें नहीं कही हैं जिनका आधार नहीं था, लेकिन सत्तारूढ़ दल के या प्रधानमंत्री के मुंह से और इतने बड़े बड़े लोगों के मुंह से जब इस तरह की बातें निकलेंगी तो उनको हम कैसे छुपाएंगे? सुधांशु जी, किसका बोल रहा था? ओके राहुल जी, जवाब ले रहा हूं। शत्रुभाव किसमें दिख रहा था? कौन शत्रु मान रहा था? देखिए, मैं सिर्फ 2 फैक्ट रखना चाहूंगा, विद्वान लोग हैं, दर्शक स्वयं समझ सकते हैं। जो इन्होंने कहा झूठ की बात, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ झूठ बोला। बहुसंख्यकवाद को नहीं चलने देंगे, ये किसके घोषणा पत्र में लिखा था? यानी एंटी हिंदू स्टांस तो साफ हो गया ना, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ। अब आइए, संपत्ति का सर्वे कराएंगे, राहुल गांधी ने अनेकों बार बोला, और फिर हम देखेंगे किसके पास कम है किसको ज्यादा। इनहेरिटेंस टैक्स की बात हुई। अब विरासत एक सिविल लॉ है, और सिविल लॉ के लिए मुसलमानों का पर्सनल लॉ है। तो मेरे कांग्रेस के लोग बता दें कि भाई वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, यानी सबकी संपत्ति का विरासत पे सरकार दावा करेगी, या सिर्फ एक के विरासत पे दावा करेगी, बाकी तो पर्सनल लॉ से प्रोटेक्टेड रहेगा? बता दें, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप विरासत कहेंगे मतलब साफ कि सिर्फ हिंदुओं की विरासत पे टैक्स लगाएंगे, और हैसियत नहीं थी किसी की कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़कर उसको कॉमन सिविल कोड में ले आए। कांग्रेस के लोग बता दें, तो ऐसा नहीं कि वो झूठ बोला गया, जो लिखा था उसी को साफ साफ करके समझा दिया गया सामान्य भाषा में कि भाई ये होगा, तुमसे लेके देंगे, अन्यथा ये कह दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और सबकी विरासत पे टैक्स लगेगा। बता दें। रत्नाकर त्रिपाठी भाटी जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, बोलिए। त्रिपाठी जी, भैया अब इस रिटॉरिक से क्या फायदा? हमारी सरकार आएगी, हम जरूर बताएंगे, और हिंदुओं का नाश करने पे तो आप तुले हुए हैं, हमको क्या बोलने की जरूरत है? हिंदू यूनाइटेड फैमिली को लेकर जो बेनिफिट मिलता था इनकम टैक्स में, किसने खत्म किया? क्या वेल्डिंग का काम आप करवा रहे हैं? पहले ये बताइए। 1 घंटा आपको शो में आना है, अब 1 घंटा वेल्डिंग का काम खत्म होने से ये आप वेल्डिंग का काम अभी डिबेट के बीच में करवाते हैं। बीच में मत बोलिए। हिंदुओं का नाश तो आप कर रहे हैं, और मैंने गलत भ्रम मत फैलाइए।
मैंने पहले कहा कि कतई संगम शरणम न गच्छामि, लेकिन जब आपका पिता आपको बताएगा समाज के सामने, प्रचारक क्या करते, इस चीज को गठरी में बांध के टांड पे डाल देते अभ्यास वर्ग में। प्रचारकों को ये बात मोहन भागवत ने इसलिए बताई, इसलिए कि वो बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। इस बात को आप अगर नहीं समझना चाहते तो आज की तारीख में सुधांशु जी समझ लीजिए। फिर मैं कह रहा हूं, झगड़े आपके यहाँ चालू हो गए हैं संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में। आप हमको उपदेश देने के बजाय अगर अपना घर संभाल ले, बिल्कुल। देखिए जो संगीत सोम वाला एपिसोड है 10 सेकंड में बता वो हुआ है, संघ प्रमुख मैंने अपना रिपोर्टर भी भेजा, लेकिन आपको बात बता रहा हूं, संगीत सोम का मत बोलिए। बीच नहीं सुनिए, बीच में नहीं। एक तो आप बीच में पूरा 1 घंटा वेल्डिंग चालू रखे और मैं बीच में बोलूं भी ना, आपने तो मैं ऐसा मत कीजिए। एक तो पहले मेरे साथ, दूसरी बात, आप मेरी बात सुनिए। संगीत सोम कितने इंपॉर्टेंट है और कितने बड़े, सुनिए मेरी बात। बगल वाला अरे सुनिए, अच्छा ठीक है इट्स ओके। अरे इट्स ऑन अ लाइटर नोट, प्लीज लिसन। संगीत सोम कितने बड़े नेता हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, है ना। सुधांशु जी थोड़ा बेहतर जानते हैं बीजेपी में। वो एक सरदना से आगे कौन सा इलेक्शन जीत सकते हैं, वहां भी हार गए थे आज, वो सब पता है। देखिए लोग अपनी खींच निकालते हैं, मीडिया कवर करते हैं, हमने भी कवर किया। नहीं सुनिए ना, संजीव बालियान ने लेकिन पत्रकार वार्ता की और ये बीजेपी को हैंडल करना चाहिए था। देखिए मैं संगीत सोम ने जो इलेक्शन के दौरान किया उस पर जो बीजेपी निर्णय लेगी, लेकिन सुधांशु जी, संजीव बालियान जाके पत्रकार वार्ता करके बोले अगर कि भैया मेरे को संगीत सोम ने हरा दिया, तो फिर संगीत सोम का क्या है, वो तो बोलेंगे। उन्होंने तो बल्कि बोला कि संजीव बालियान को जो बात करनी है पार्टी फोरम में बात करें, मीडिया में नहीं। तो विपक्ष को तो मौका मिल रहा है ना, अभी तो भाटी जी बोले नहीं है, उनको तो मौका मिल रहा है कि देखो सीट हार गए, बिकरिंग चालू हो गई, लड़ाई चालू हो गई बीजेपी में। मौका आपके नेता दे रहे हैं सुधांशु जी। देखिए हार के जो कारण है, चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत प्रतिकूल परिणाम रहा है, तो अगर इतना प्रतिकूल परिणाम रहा है तो उसका कोई एक कारण नहीं हो सकता, उसके कई कारण होंगे। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी होंगे और पूरे कॉम्प्रिहेंसिव भी होंगे। उसकी बाकायदा विवेचना होगी और फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कौन से कारण रहे। हमने 2014 और 19 की जीत के बाद भी जिन राज्यों में हमने अच्छा नहीं किया था वहां हमने विवेचना की थी, बंगाल और उड़ीसा में। और देखिए 10 साल में हमने उड़ीसा में शानदार सफलता पाके दिखाई, बंगाल में, तेलंगाना में किया। 2004 और 9 में हम हारे थे, उसमें भी किया था। ऐश्वर्य जी आपको याद होगा 2009 के बाद की शिमला चिंतन बैठक वगैरह। तो हमारे यहाँ होगा, विश्लेषण होगा, जो संजीव बालियान ने कहा वो सही है या जो संगीत सोम ने कहा वो सही है, वो सारी बातें होंगी। हाँ ये बात जरूर है कि यदि कोई भी विषय है तो पार्टी फोरम के अंदर कहना चाहिए, वो बात सही है, मगर हार के कारणों की समीक्षा हम करेंगे। हमारे यहां ये नहीं होता है कि कोई इनफैलिएबल माना जाए कि अगर हार गए, अब जैसे हार का जश्न भी हमारे यहां नहीं मनाया जाता है। जैसे तकरीबन शायद 7 या 8 राज्य तो ऐसे जहां कांग्रेस को 0 सीट मिली है और उसके बाद भी प्रसन्नता कितनी जबरदस्त है बताइए। उड़ीसा से ऑलमोस्ट साफ हो गए, मात्र 20 ये नवीन पटनायक से पहले उड़ीसा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री था गिरधर गोमांग, और आज कितनी खुशी है कि उस राज्य से जड़मूर से साफ हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल से जड़मूर से साफ हो गए, बिल्कुल मारे खुशी है। अभी तेलंगाना जीते थे, वहां इनके बराबर सीटें हमने जीत ली। और पता है रत्नाकर जी, तेलंगाना में 35%, एक सीट हमने जीती है, सर पूरी बात कर लूं, एक सीट जीती है केरल में, 16.8% वोट है। हमारा तमिलनाडु में वोट 11.2% है। मान्यवर, आप दक्षिण भारत कहते थे, हमारा सीट भी ज्यादा है और वोट भी ज्यादा है। तो ये देखिए, और उसके बावजूद आपकी प्रसन्नता ज्यादा है और आपको प्रसन्न होने का अधिकार है, उसके लिए कोई क्या कर सकता है। ओके, रिलैक्स। विजय जी, सुधांशु जी कह रहे भैया इंट्रोस्पेक्शन होगा, लेकिन हमारे हिसाब से अब कांग्रेस और सपा को मौका मिल गया, वो मोहन भागवत के एक कमेंट को, एक एक शब्द को, है ना, एक एक एडजेक्टिव को, एक एक एडवर्ब को, उसका ऑपरेशन करेंगे, वो निकालेंगे। और कल से आप देखेंगे जितना आरएसएस और मोहन भागवत के स्टेटमेंट को आरएसएस का हैंडल या बीजेपी के नेता नहीं करते, उतना कांग्रेस के नेता करेंगे या फिर सपा के नेता। भाटी जी ने भी तो कह दिया, कल तक जो हम कह रहे थे आज वो आरएसएस के, तो अभी उनको बहुत मजा आएगा ये सब करने में। लेकिन रियलिटी ये है कि बीजेपी क्योंकि 240 पे है, इसलिए ये सब हो रहा है। जब तक आप 272 के ऊपर थे तब तक फ्री फॉर ऑल था, अब आप 272 से नीचे हैं। और इस बात में कुछ लोग हो सकता है इधर भी हों, बीजेपी की राइट वाले भी हों, जिनको बहुत मजा आ रहा हो, लेकिन विपक्ष को तो आ रहा है। विजय जी, एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट, हाउ डू यू सी दिस? जी ऐश्वर्या,
बिल्कुल ऐश्वर्य, मजे की बात ये वो संघ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास तो ये मौका है, जाहिर है कि वो उसका आनंद लेंगे। लेकिन जो एक एक शब्द का आपने कहा कि एडवर्ब वर्ब सबका वो विश्लेषण कर रहे हैं, ये विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी और वो तो कह रहे हैं कि वो करेंगे, कांग्रेस को। सुधांशु जी कह रहे हैं हम करेंगे, बट हम अपने टाइम पे करेंगे। हाँ, संघ प्रमुख के बयान को जी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वो उनको अपने टाइम पर करनी चाहिए, क्योंकि वो एक शेर और है कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तब आईना साफ मत करिए, धूल को। और संघ प्रमुख ने अपने चेहरे की धूल साफ करने के लिए कहा है। अब वो जब भी आप करना चाहेंगे, जब भी मौका होगा, अभी तो उस पर भी चर्चा होगी जो अभी शायद चर्चा नहीं हुई कि आपने जो सारी वॉशिंग मशीन लगाकर जो सब लोगों को लेकर आए थे, उसमें से कितने लोग जीते हैं, उसमें से पार्टी को कितना नुकसान हुआ है, उसमें पार्टी में कितनी नाराजगी हुई। शायद ऐश्वर्य आपको याद हो, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो आप हाउस वार्मिंग कर रहे हैं, पूरे ड्राइंग रूम को भर दिया है गैर भाजपाई लोगों से, तो भाजपाई जो मूल लोग हैं वो एक कोने में फंस गए हैं, तो वो भी कभी बोलेंगे। अभी ये इशू भी आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चर्चा भी होगी कि क्या उसका नुकसान भी हुआ है क्या। वॉशिंग मशीन से बहुत सारे धो दिया आपने, लेकिन वो अपने जो लोग थे, धुले धुलाए लोग थे, उनको एक कोने में खड़ा कर दिया। क्या वो नाराजगी भी है? क्या वो नाराजगी भी है? सबसे एंडिंग कमेंट्स ले रहा हूं, तभी विश्लेषण का मौका मिलता है, तभी विश्लेषण करते हैं। पॉइंट टेकन। भाटी जी आपका क्या? नहीं, सपा आनंद में है। त्रिवेदी जी ने अभी बहुत बारीकी से कांग्रेस के घोषणा पत्र का विश्लेषण किया कि चुनाव में उन्होंने घोषणा पत्र में क्या कहा था। सुधांशु त्रिवेदी जी को अपने सबसे प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी का घोषणा पत्र भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे, 60 साल के सभी मुसलमानों को पेंशन देंगे, पाठ होगी, बीजेपी के मंत्री होंगे, 2-3 ऋण देंगे, और हर शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन देंगे। तो क्या सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी उस घोषणा पत्र से सहमत है या उसका विरोध करेगी? और अगर वो विरोध नहीं करेगी तो फिर इसका मतलब मोदी जी लगातार झूठ बोल रहे थे, वो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए फर्जी बातें कर रहे थे, वो केवल वो मसालेबाजी कर रहे थे, उनको किसी मामले के प्रति गंभीर नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी की कोई लाइन नहीं है। इसका अर्थ ये होगा भारतीय जनता पार्टी लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए अवसरवादी तरीके से बयान देती है और अपने बयान वापस ले लेती है। ओके, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा। ओके, सुधांशु जी लास्ट में आऊंगा। त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स। रत्नाकर त्रिपाठी जी। एकदम भाटी जी ने सही कहा। मोदी जी पूरे समय कह रहे थे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, और चुनाव होते ही मुस्लिम लीग को गले लगा लिया, टीडीपी को। और एक बात और याद रखिए सुधांशु जी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। संघ ने आपको जिस तरह से थपेड़ा है ना, वो आप अच्छे से समझ रहे हैं। दुष्यंत कुमार के शब्दों में समझा दूं वो फिर से, मरासिम कहते हैं रिश्ते को। आपको उर्दू आती है, लेकिन आप तो हिंदी वाले सिर्फ आदमी है, हम लोग हैं देशद्रोही। तो उन्होंने कहा है कि कुछ दुश्मनों से वैसे कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, और कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही। और हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। भागवत जी ने आपको जो संदेश दिया है ना, आपके सबके चेहरे खिलखिलाए, आप मान लेंगे कि विपक्ष को विपक्ष की तरह ट्रीट करेंगे। 150 सांसदों को आपने निकाला था, आपके अहंकार की इंतहा थी। ओके, थोड़ा सा कंट्रोल। राहुल देव जी एंड देन सुधांशु त्रिवेदी एट लास्ट। राहुल देव जी एंडिंग कमेंट। हार पाए ना आप। ओके त्रिपाठी जी, कंट्रोल। हाँ, राहुल देव जी। ओके ऐश्वर्या जी, थैंक यू बॉस। देखिए, मुझे एक सिर्फ आंकड़ा देना है कि एक विश्लेषण हुआ है उन सीटों पर जो कांग्रेस को मिली हैं और जो बीजेपी को मिली हैं। सर, दोनों के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। उन जो उन्होंने सीटें जीती हैं वहां पर बीजेपी के वोट शेयर में जीती हुई सीटों पर 44% की वृद्धि हुई है। ओके, और कांग्रेस की जीती हुई सीटों पर 144% की वृद्धि हुई है। मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, और इससे निकल रहे संदेश पर सबको ध्यान देना चाहिए। अभी इस पूरे चुनाव की इसका समग्रता में आकलन धीरे धीरे होगा, टुकड़ों में, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा संदेश आज भागवत जी ने अपने तरीके से बहुत शांत शालीन ढंग से कह दिया है। बहुत महीन तरीके से वो मुख्यतः भाजपा के लिए ही संबोधित है, वो सपा के लिए और कांग्रेस के लिए नहीं है। सुधांशु जी सबका जवाब दे रहे हैं एक साथ, एंड देन आई एम एंडिंग। सुधांशु त्रिवेदी ऑन एयर प्लीज।
देखिए, राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही। उनके अनुसार जो संघ के लिए कहा गया है वो संघ के द्वारा भाजपा के लिए कहा गया है, मगर मजे की बात यह है उसका व्याख्यान करने की जैसी आकुलता और व्याकुलता सपा और कांग्रेस में नजर आ रही है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मुझे लगता है किसी संघ प्रमुख के बयान के ऊपर इतना ज्यादा जो व्याकुल भारत होकर ये लोग अपनी उनको मजा आ रहा है सुधांशु जी। वो ठीक है, अगर हमारे लिए कहा गया तो हमें समझने दीजिए, मगर वो समझा। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं। हाँ। अब एक और बात भी आप देखिए, राहुल जी ने एक बहुत गंभीर बात कही। देखिए, कांग्रेस के वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। ओवरऑल इनका 18-19% वोट था, वो 21% बढ़ा है। हमारा 38% था, 38 के आसपास रहा। अब भी फासला 17% वोटों का है देश में, 17%। फिर भी देखिए इनके चेहरे की चमक देखिए, इनकी आवाज की खनक देखिए, इनके रुतबे की धमक देखिए। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई फेल होने वाला स्टूडेंट ग्रेस मार्क पाके पास हो गया हो। तो खैर, अब मैं दूसरी बात, एक और बात भी कहता हूं। लास्ट जो इन्होंने ये बात कहने का प्रयास किया है, सिर्फ जी बिल्कुल लास्ट में मेरा सिर्फ ये कहना है कि इन चुनावों के संदर्भ में हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से विश्लेषण करके जो उचित होगा उस विषय में बात करेंगे। मगर अभी मुस्लिमों की बात राजकुमार भाटी जी ने कही, तो मैं विनम्रता से कहूंगा कि अब मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करते थे। बताएं, 542 में 20% के हिसाब से 110 मुसलमानों को टिकट दिया था। मराठी की बात रत्नाकर त्रिपाठी ने कही थी, महाविकास अघाड़ी ने 0 सीट दी मुसलमानों को, 1 सीट नहीं दी मुस्लिम को। यूपी में बताएं 16 टिकट दिए थे राजकुमार भाटी जी ने। लेकिन आपने रत्नाकर त्रिपाठी जी के अब आप शेर का बताइए, जवाब नहीं दिया। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं या हमारे हिसाब से बदल रहे हैं? लेकिन सुधांशु जी, आज आपने रत्नाकर त्रिपाठी के शेर का जवाब नहीं दिया। जनता वेट कर रही है भाई, रत्नाकर त्रिपाठी के शेर का जवाब सुधांशु त्रिवेदी का जवाब दे देता शेर आएगा कि नहीं। तो लास्ट मैं शेर का जवाब सुधांशु त्रिवेदी के शेर से जी सुनिए, लास्ट में हम कह देते हैं विजय जी, इनका वही पुराना स्टाइल और पुराना राग है। इन्होंने रास्ता नहीं बदला है, चाहे कितनी बार डूबे, 44, 52, 99। तो इनके लिए कह देना चाहता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मैं आप लोगों की तरह शायर नहीं हूं, मेरे को तो इतना ही पता है राहुल जी, विजय जी, कि 2 कश्तियों में एक साथ नहीं पैर रखते, नहीं तो डूब जाते हैं। मेरे को तो इतना ही पता है, बाकी कश्ती ना हुआ आप लोग देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।